ही देगा। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी सीधे आपके पास। क्या कुछ मध्य प्रदेश में, और आप ग्वालियर में बैठे हुए हैं और इधर आज 228 में से 2 सीटें अब बाकी हैं बीजेपी की, और अभी भी कहा जा रहा है कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नंबर लग जाए। क्या कुछ खबर है, क्योंकि ग्वालियर में आप हैं इसलिए भी। देखिए, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर लें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में है ग्वालियर में। मुझे लगता है रवाना हो गए होंगे। उन्होंने एक तो ये कहा है कि ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे गुजरात के दामाद हैं, इसलिए मेरी ग्वालियर से रिश्तेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधिया की जो ससुराल है बड़ौदा के गायकवाड़ में, गायकवाड़ लोगों के स्कूल में पढ़ा हूं, इत्यादि इत्यादि। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री पद के 10 दावेदार इस वक्त हैं मध्य प्रदेश में, उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई होंगी कि मोदी जी का सीधी रिश्तेदारी ग्वालियर से है। ग्वालियर यानी सिंधिया से रिश्तेदारी है, क्योंकि उन्होंने ग्वालियर सिंधिया को अपना दामाद कहा। अब आज जो 5वीं सूची बीजेपी की आई है, उसके बाद बगावत के सुर ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक हमने देखे। पहले ग्वालियर का जिक्र कर लें, फिर भोपाल वगैरह की बात करेंगे। हाँ, एक तो यह कि आपने सिंधिया का पूछा, तो 2 सीटें जो अभी रोकी गई हैं उनमें से गुना और विदिशा संयोग से भूतपूर्व सिंधिया राजवंश के प्रभाव क्षेत्र के दोनों इलाके हैं। गुना शिवपुरी उनका संसदीय क्षेत्र रहा है और विदिशा सिंधिया राजघराने के रियासती क्षेत्र में था। विदिशा का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सिंधिया का बनाया हुआ है और भी उनका अच्छा प्रभाव वहां रहा है। हो सकता है इन दोनों में से किसी एक सीट पर सिंधिया जी को चुनाव लड़ाने उतार दिया जाए, यद्यपि वे स्वयं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे किसी भी सूरत में। जहां तक बगावत का प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण बात मतलब ग्वालियर से हुई है। जयसिंह कुशवाहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के केंद्रीय मंत्री के बाल सखा हैं, स्कूल कॉलेज के जमाने से साथ पढ़े हैं। ग्वालियर में जो साडा स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नया ग्वालियर काउंटर मैग्नेट सिटी बनना है, उसके वे चेयरमैन रहे हैं बीजेपी की सरकार में, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। वे ग्वालियर पूर्व से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने आज अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अनु मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी के सगे भांजे हैं, मंत्री रहे उमा भारती की सरकार में, मुरैना श्योपुर से सांसद रहे बीजेपी की तरफ से, ग्वालियर से चुनाव लड़ चुके, गिर्द से विधायक रह चुके, लेकिन वे ग्वालियर दक्षिण से टिकट मांग रहे थे। उनके घर के बाहर उनकी चौखट पर सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त इकट्ठा हैं, वहां भी ऐसी नारेबाजी चल रही है। ग्वालियर में ब्राह्मण समाज खासतौर से आक्रोशित है कि ग्वालियर की 5 सीटों में से एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। ग्वालियर पूर्व में जिन श्रीमती माया सिंह को टिकट दिया है वे 77 साल की हैं। ध्यानेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी है, पति पत्नी दोनों को मिलाकर 10 बार अब तक बीजेपी टिकट दे चुकी है। इस बात को लेकर आक्रोश है। मुन्नालाल गोयल जो सिंधिया के खासम खास थे, दल बदल करके बीजेपी में आए थे, उपचुनाव में हार गए थे इस सीट से, वे आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रमों में नहीं गए। उनके परिवार और उनकी तरफ से आक्रोश सामने आना शुरू हो गया है। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौती है। उनके अपने ग्वालियर में बीजेपी में बगावत होती दिखाई दे रही है। अनु मिश्रा अगर कोई कदम उठाते हैं तो बड़ी बात होगी। अटल बिहारी वाजपेयी के सगे भांजे हैं। यहां से लेकर जबलपुर तक जो आक्रोश है, जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया, ये छोटी घटना नहीं है। जिन भूपेंद्र यादव को मोदी और शाह ने तैनात किया हो, मध्य प्रदेश की पूरी चुनाव की कमान जिनके हाथ में हो, जिनके मातहत अश्विनी वैष्णव है, नंबर 2 पर हैं, उप संयोजक हैं, उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है। कार्यकर्ता अपशब्द कह रहे हैं, बीडी शर्मा पर टिकट बेचने का आरोप लग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पर। तो बीजेपी की बगावत कांग्रेस से ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। पहली और दूसरी सूचियों के समय भी जिस तरह से बड़े और दिग्गज नेताओं ने बीजेपी छोड़ी थी, वैसी बगावत कांग्रेस में नहीं दिखी। कांग्रेस में किसी बड़े नेता ने अब तक पार्टी नहीं छोड़ी। एक आध पूर्व विधायक ने छोड़ी और एक पूर्व विधायक कांग्रेस से आकर बीजेपी में टिकट पा चुके हैं, सचिन बिड़ला। तो अब कुल मिलाकर अगले 24 घंटे ये नजर रखना होगी कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने कार्यकर्ताओं के इस असंतोष पर पानी डाल पाती है, ये फायर फाइटिंग कैसे करती है। कांग्रेस के सामने भी ये चुनौती है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी बगावत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसा बीजेपी में हो रहा है वैसा कांग्रेस में हो रहा था। तो कुल मिलाकर अगले 24 घंटे और चुनौतीपूर्ण है शिवराज सिंह के लिए, पूरी बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब। लिस्ट आई है अभी 2 सीटों को छोड़कर, उसके कारण है या कुछ और भी है?
लेकिन शुरू से जो माहौल यहाँ बना हुआ है उसका आज प्रकटीकरण सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आपने चक्का जाम का जिक्र किया, पुलिस के बैरिकेड सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगा दिए हैं। मेरी जानकारी में शायद बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर इस तरह से चक्का जाम करें, प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लग रहे हैं। इसमें एक बड़ी वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया का दल बदल। उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता बीजेपी में एडजस्ट किए गए, उपचुनाव में टिकट मिले, उपचुनाव में जो लोग हारे उनके टिकट कट गए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। और अब ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए, जैसे माया सिंह का जिक्र मैंने किया। प्रधानमंत्री लाल किले से परिवारवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। माया सिंह तो परिवारवाद की परंपरा से आती है। राजमाता विजयराजे सिंधिया के सौतेले भाई थे ध्यानेंद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी है। ध्यानेंद्र सिंह और उनको मिलाकर 10 बार टिकट मिल गया। मध्य प्रदेश में कई हैं, गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को टिकट मिल गया है। तो बीजेपी का पूरा कार्यकर्ता प्रदेश भर में इस बात से उद्वेलित है कि बड़े नेताओं की कथनी करनी में कितना फर्क है। अभी गजेंद्र ने जबलपुर से जो जिक्र किया था धीरज पटेरिया का, धीरज पटेरिया पिछले 2-3 चुनाव से दावेदार है। वो जमीनी नेता है, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच का एक चर्चित चेहरा है, लेकिन हर बार उन्हें टिकट से वंचित कर दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव बीजेपी को और कठिन बनाता जा रहा है। लगातार हर दिन उसकी चुनौती बढ़ती जा रही है। जबलपुर की घटना बहुत छोटी घटना नहीं है, इसका तो ऊपर तक केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तक इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया जाएगा। उनके गनमैन के साथ हाथापाई हुई है, बाकायदा वो पिस्टल निकाल। पाठक, आपसे जरा समझना चाहता हूं, जयभान सिंह पवैया भी उधर ग्वालियर से टिकट मांग रहे थे, उनकी क्या खबर है? देखिए, जयभान सिंह पवैया चूंकि संघ से जुड़े हुए हैं, संघ की परंपरा से आते हैं, वे शायद इस तरह की बगावत नहीं करेंगे। अंदर खाने हो सकता है वे कोई ऐसा बेतरगात करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे नहीं लगता वे खुलकर कोई बगावत कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ क्या दशा और दिशा इस वक्त होगी, आप कल्पना कीजिए कि जयभान सिंह पवैया महल विरोधी राजनीति के सबसे प्रमुख केंद्र थे। माधवराव सिंधिया को बहुत कड़ी चुनौती उन्होंने लोकसभा चुनाव में दी थी, और उसके बाद जो आखिरी माधवराव सिंधिया का चुनाव था ग्वालियर से, वो मात्र 20-22 हजार वोटों से जीते थे और सामने पवैया थे। उसके बाद ही वे गुना शिवपुरी चले गए माधवराव सिंधिया और लौटकर ग्वालियर नहीं आए। बाद के चुनाव उन्होंने वहां से लड़े। जो जयभान सिंह पवैया ग्वालियर में लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना मेला लगाते रहे, वीरांगना लक्ष्मीबाई की शहादत का एक पूरा समारोह यहाँ करते रहे महल के दरवाजे पर, महल के विरोध में, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी पार्टी में आ गए। अब आप कल्पना कीजिए कि जयभान सिंह पवैया की क्या स्थिति होगी। यद्यपि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको संतुष्ट करने के लिए उनके घर भी आए एक बार अभी कुछ महीने पहले, लेकिन वो जो मलाल मन में है पवैया के, वो दूर हो नहीं सकता। उनकी राजनीति इतनी कठोर थी, महल विरोधी, कि जब वे माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो उनका एक नारा था कि मेरी रगों में महल का नहीं तिगरा का पानी है, और मेरी रगों में महल का नमक नहीं टाटा का नमक है। मैं उस वक्त स्वदेश में था, मैं रिपोर्टर था, मैंने पूरी खबर छापी थी। राजमाता सिंधिया जी उस वक्त थी। बीजेपी का नेता इस तरह की महल विरोधी बात करे तो राजमाता ने बुलाकर उनको डांटा था। उसके बाद वो नारा उन्होंने कम कर दिया था, डाइल्यूट कर दिया था। लेकिन जयभान सिंह पवैया आज अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे होंगे, क्योंकि वे उस पार्टी में है जिसका वे आजीवन विरोध करते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अब वे बोल नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि सिंधिया मोदी की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अभी उनके व्यवहार के बारे में 1-2 दिन में पता चलेगा। उनका टिकट जहां से ग्वालियर से वे विधायक बनते थे वहां प्रद्युम्न सिंह तोमर है, उपचुनाव में उनको दोबारा टिकट मिला है। तो अब तो संभव नहीं है कि प्रद्युम्न सिंह को टिकट भी मिल चुका, पहले भी मिला, उपचुनाव में अब भी मिला, तो उनके लिए अब कोई सीट बची नहीं। एक ग्वालियर दक्षिण सीट थी जहां से नारायण सिंह को 5वीं बार टिकट मिला है। नारायण सिंह 3 बार लगातार चुनाव जीते थे, पिछला चुनाव वे हारे थे 2018 का, और 5वीं बार उनको फिर टिकट मिल गया। इसलिए जयभान सिंह पवैया की राह मुझे अब आगे आसान नहीं लगती। अब कोई अवसर ऐसा नहीं दिखाई देता जिसमें उन्हें टिकट मिले। लोकसभा चुनाव जब आएगा तब हो सकता है एक बार फिर से दावेदारी करें। ग्वालियर से वे सांसद रहे थे, तो देखना होगा वे क्या करते हैं। एक चलते चलते, चूंकि आपको भी जाना है, चलते चलते एक जरा सवाल मैं एक जानना चाहता हूं। अब 228 उम्मीदवार बीजेपी के और 229 उम्मीदवार कांग्रेस के, यहां से क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में जो पलड़ा शुरू से, और मैं उसको मानूंगा, अगर हमें कोई टर्निंग पॉइंट देखना हो, कोई प्रस्थान बिंदु देखना हो कांग्रेस का,
तो आप कर्नाटक चुनाव की मतगणना के दिन को कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का प्रस्थान बिंदु मान सकते हैं, यानी उसके आगमन का और बीजेपी के प्रस्थान का बिंदु। उस दिन यह तय हो गया था कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसा ही परिदृश्य होगा चुनाव का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसी तरह से चुनाव लड़ेगी जैसे कर्नाटक में लड़ रही थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेगी। कांग्रेस कहीं भी डेविएट नहीं हो रही है, उसका विचलन बिल्कुल नहीं हो रहा। बीजेपी खूब सनातन की बात करे, हिंदुत्व के खतरे की बात करे, कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी हुई है। 40% पे सीएम कर्नाटक में था, यहां उसके अगले दिन 50% पे सीएम शिवराज सिंह को बताया जाने लगा। तो मैं ये मान रहा हूं कि उस दिन से अभी तक जो कांग्रेस का टेम्पो बना हुआ था, जिसकी पुष्टि देश का मुख्य धारा का मीडिया भी, जो तथाकथित गोदी मीडिया कहलाता है, उसको भी करनी पड़ती है। एबीपी सी वोटर भी, यशवंत देशमुख, हम जानते हैं कौन है, उनका क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम जानते हैं उनके सर्वे किस तरह से होते हैं। उन्हें भी 129 135 सीटें कांग्रेस को बतानी पड़ रही हैं। तो आज भी हम मान लेते हैं 228 और 229 सीटों के ऐलान के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव अगर हुआ है तो बीजेपी के प्रतिकूल हुआ है, जिसके नजारे अभी आपने स्क्रीन पर डीवी लाइव ने दिखा दिए। और ये असंतोष बढ़ने वाला है। ये फायर फाइटिंग बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कमान मोदी शाह के हाथ में है। शिवराज सिंह तो उनके ऊपर धर देंगे कि मुझे तो आपने साइडलाइन कर रखा था, आपने सिर्फ चिट्ठी इसको बता दिया, मोदी जी ने ले नहीं रहे, शिवराज सिंह का आज तक नाम नहीं लिया मोदी जी ने। तो ये सारी रस्साकसी बीजेपी के भीतर की है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ रही है। पहले उस चुनाव से निवृत्त हो ले, तब 17 नवंबर से पहले कांग्रेस के साथ चुनाव में वो आएगी मैदान में। जी राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी की भारतीय जनता पार्टी